स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं स्टडी IQ के इस टॉपर इंटरव्यू सेशन में। दोस्तों, ये सेशन स्टडी IQ टीम और खासकर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ जो हैं वो स्टडी IQ के मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट थे। मैं स्वागत करना चाहूँगा मुद्रा रहेजा, रैंक 252 CSC 2024। वेलकम मुद्रा। थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। तो मुद्रा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कैसा लग रहा है? Sir, it feels really nice that I would be finally completing this journey here. I mean, अब दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना, तो it's indeed a very good feeling. हर कोई यही जो भी तैयारी स्टार्ट करता है यही सोचता है कि कब फाइनली we would be resting and we would be reading but out of interest and not just with a competitive spirit. So it feels really good, sir. I think preparation से सक्सेसफुल एग्जिट पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी। तो आपकी जर्नी स्टार्ट कब हुई मुद्रा? वहाँ से शुरू करते हैं। Yes, sir. Sir, it started in 2019 when I graduated. So after that, I wholeheartedly started preparing for it. So this was my 5th attempt. So not so early I got it. But it had a series of ups and downs. Like I could not clear prelims in the first 3 attempts. Okay. And the 4th and 5th attempt of UPSC, I could finally crack it. Wow. Yes, sir. और अगर मैं और भी थोड़ा सा और पीछे चलें आपकी जर्नी में कि IAS बनने का आइडिया या इंस्पिरेशन कहाँ से आया? बचपन का एक किस्सा है कि जब मैं 7th क्लास में थी तो ऐसे ही स्कूल में एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था जहाँ पर 3 लड़कियाँ मेरे स्कूल से IAS बनी थी, तो उनको हमने बुलाया था। तो आई वॉज सिटिंग देयर, तो एवरीबडी वॉज आस्किंग क्वेश्चंस कि कैसे बनते हैं, क्या होता है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दैट दिस एग्जिस्ट्स। एंड आफ्टर द प्रोग्राम वाज डन, व्हेन दे वर अबाउट टू लीव, सो आई ऑल्सो रेज्ड माई हैंड। तो मैंने पूछा कि अच्छा, इसको बनने के बाद आप करते क्या हैं, नॉट जस्ट दैट आप बनते कैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप भी बनना चाहते हैं क्या? तो दैट टाइम आई डिडंट नो, बट द आंसर दैट शी गेव मी कि इससे आप विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर पाओगे। सो दैट स्टिक्ड विद मी। तो तब मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है। और जो लेकिन फॉर्मल प्रिपरेशन आपने ग्रेजुएशन के टाइम स्टार्ट कर दी थी या उसके बाद शुरू करी? सिंस माई कॉलेज हैड दैट idea of civil services, my college was St. Stephen's College. So there, I don't know, it is ingrained कि सबको ही CSC की तैयारी करनी है। So वहाँ पर मुझे लगा कि I should actually see the books. So by 2nd year, I purchased the books, but I did not actually read it. By my 3rd year, I started reading the basic books, a basic reading, although that can't make you clear the exam, but a basic reading I started in my 3rd year. तो कॉलेज के इकोसिस्टम ने भी कहीं ना कहीं आपको पुश किया कि यार, इंस्पायर किया, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ डिप्लोमैट्स, ब्यूरोक्रेट्स कीप कमिंग सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आते रहते हैं, टॉक्स देते रहते हैं, तो उसका भी कोई रोल रहा और इकोसिस्टम का आसपास जो था? आई थिंक इट वाज मोर हेल्प फ्रॉम द इकोसिस्टम इटसेल्फ रादर देन कि कॉलेज कुछ मुझे एजुकेशनल एडवाइस या एकेडमिक एडवाइस दे रहा था, नॉट लाइक दैट, बट इकोसिस्टम वाज सच दैट कि एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग, एवरीबडी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर कल्चर वाज आल्सो क्वाइट रैम्पेंट। मॉर्निंग में सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट CSE, किसका रैंक आया है, सो द इंफॉर्मेशन एंड द टॉक्स was all about civil services. So that inspired me and then so I started. Yeah. और प्रिपरेशन की जब शुरुआत हुई, जब आपकी ग्रेजुएशन हो गई, एंड देन डिड यू जॉइन एनी, मतलब ऑफलाइन कोचिंग करी या खुद से तैयारी शुरू कर दी? जर्नी स्टार्ट कैसे हुई प्रिपरेशन की? ऑफ कोर्स कॉलेज में आपने न्यूज़पेपर जैसे बताया वो सब शुरू कर दिया था, बट फॉर्मली व्हेन डिड यू स्टार्ट? Formally after my graduation only, when I came back, I was at home only preparing. I used to go to library. So in my town there is library culture where you can just go and so many people are preparing for competitive exams. So me and my books, we were friends. So that time I formally started it. So basic books ko read karna, and then since I was a beginner, so I watched a lot of YouTube videos toppers ka कि वो लोग कैसे करते हैं. So that time Anu Kumari ma'am cleared it. So and then she was the one जो she started very late and then also she could clear it, so I thought why not follow her. So I actually took her as my initial guide and then started with the same way कि basic books पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, लाइक दैट। तो बुक्स के साथ साथ कोई ऑनलाइन सोर्सेज भी रेफर किए सिंस आप घर से तैयारी कर रहे थे? सर ऑनलाइन सोर्सेज
CSC के लिए तो उतना ज़्यादा नहीं, इनिशियल फेज में तो नहीं, तब तो मैं सिर्फ बेसिक बुक्स कर रही थी कि एक बार वो कंप्लीट करना है। बट रिविजन के लिए आई यूज टू रेफर कि क्या रहता है कि मैराथन वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, राइट, डिफरेंट कोचिंग्स की आती हैं, एंड समटाइम्स इट कम्स वेरी हैंडी कि ऐसे 10 आवर्स में पूरा एनवायरनमेंट करा रहे हैं। तो प्रीलिम से पहले आई जस्ट यूज टू रेफर देम, क्योंकि उससे पहले आप बोर हो जाते हो, दैट यू कांट जस्ट कीप ऑन रीडिंग बुक्स अगैन एंड अगैन। सो एनवायरनमेंट का, इकोनॉमी का, ऐसे मैराथन वीडियोस देख के एंड देन यू डू इट क्वाइट अर्ली। अब एक बार प्रीलिम्स की बात करते हैं, सिंस यू मेंशन्ड अर्लियर कि 3 बार आपका नहीं हुआ एंड देन ऑफ कोर्स 4th और 5th अटेम्प्ट में यू मेड इट टू इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में क्या चैलेंजेस आए? I think I did not crack the code in the first attempt. What I used to do, I used to just learn and ratify everything जितना भी आ रहा है कि history है, ancient history, medieval history, हर चीज़. But I did not leave anything. I used to feel I am the most confident person जिसने सब पढ़ लिया है, और सब पढ़ लिया तो अब तो सब हो जाएगा. But then it backfired me क्योंकि in the real exam, I felt that I was not that prepared to handle how to attempt the paper. Not just that I don't know the content, but वो paper attempt करना नहीं आ रहा था. तो I felt कि 2 hours इतनी जल्दी निकल गए. I was sweating like anything. I was not able to even tick the circles or mark the circles in the OMR. I was very nervous. So I think the fear of exams was so much over me that was the first challenge that I had to overcome. तो ये first attempt थी आपकी? ये first attempt. और उसके बाद second में क्या improvement किया आपने? तो सेकंड में मैंने इम्प्रूवमेंट एक्चुअली नहीं किया. सो वो मेरा काफ़ी नीचे चला गया था अटेम्प्ट, कि मुझे लगा कि हो नहीं रहा है. I was actually not able to conquer my fear in the second attempt as well. So I have to accept that कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो फेज. And that was the time I started doubting myself कि हो नहीं पाएगा. और first attempt के बाद that is why I went into so many PCS. So I started giving a lot of PCS because I felt कि वो शायद मुझसे हो जाएगा, शायद मुझसे UPSC हो नहीं पाएगा. But slowly I realized कि नहीं, I have to fight the problems rather than ignoring the exam itself. So second वाला भी नहीं हुआ था, और I think third वाले में I had so many exams in my hand. Okay. I had Rajasthan PCS, UP PCS, HCS, MP PCS. वो सब इतना था कि third attempt also got like that. But fourth attempt में what I did, I was just so focused on the PYQs कि मुझे PYQs जितने भी हैं करने हैं. मतलब एक वो बुक आती है दिशा पब्लिकेशंस की जिसमें सारे PYQs हैं, मैंने वो सब लिया और वो सब मैं रोज़ करती थी ऐसे डेडिकेटेड टाइम में. उसे टिक मार्क करना है, ऐसा करती थी जैसे वो रियल क्वेश्चन है और मेरे सामने आया है. हर चीज़ को पेन से मार्क करके सर्कल बना के प्रॉपर इसे मार्क करती थी. एंड देन दैट बिकेम माई मसल मेमोरी में भी कि इस तरीके से मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, और PYQ के भी नोट्स बना लिए थे. तो आई थिंक दिस वर्कड. बाय द टाइम जब आपने 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया, आपका किसी PCS में भी सिलेक्शन हो चुका था? उस टाइम पे नहीं हुआ था. उस टाइम नहीं, बट आई वाज गिविंग द एग्जाम इन द प्रोसेस. प्रीलिम्स और मेंस के साइकिल्स में. या थर्ड अटेम्प्ट में मेरा CSAT नहीं हुआ था. ओके. या दैट वाज GS आपका क्लियर था, बट CSAT बिकॉज़ आई वाज सो मच इनटू कि मुझे करना है. तो जबकि उस टाइम पे तो बहुत सारे मैं PCS भी दे रही थी, बट CSAT को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था मैंने कि वो तो हो ही जाएगा. तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि मतलब मैं तो ये भी कहूँगा अगर आप इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं तब भी आप CSAT इग्नोर ना करें, क्योंकि स्पेशली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स CSAT हैज़ बीन रियली टफ, है ना. और उसकी एटलीस्ट 7-8 पेपर 10 पेपर प्रीवियस ईयर वाले ही लगाकर आपको ज़रूर जाना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. तो 4th अटेम्प्ट फाइनली प्रीलिम्स क्लियर हुआ, ठीक है, एंड पैरेलली आपके PCS भी चल रहे थे. तो 4th अटेम्प्ट में मेंस कैसा रहा आपका? It was quite good, sir. I think I did not perform well in GS1. वो भी इसीलिए कि अगेन वो it is usually said कि आपका fear आता रहता है जब तक आप उसे कनकर नहीं करते हो. So GS1 मेरा जो पहला GS का एग्जाम था, मुझे हमेशा लगता था मेरा पेपर छूट जाएगा. तो वो मुझे हमेशा एक डाउट रहता था. तो दैट वाज द स्कैरी पार्ट, जो मेरा वो छूट गया था पेपर GS1 का. तो उसके अलावा मेरा पेपर बाकी सब हैंडल हो गए थे. तो एक बार पेपर वाइज स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. GS पेपर 1 की बात करते हैं. उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप स्ट्रैटेजी शेयर कर सको बच्चों के साथ कि क्या आपने फॉलो किया, कैसे किया.
इन मेंस तो हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो आई थिंक जो बेसिक स्पेक्ट्रम है वो तो अच्छे से कर लेनी चाहिए, बट वो आपका मेंस को उतना हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि वी आर सो यूज टू रेफरिंग दैट बुक फॉर प्रीलिम्स दैट वी डोंट नो कि वो मेंस में कैसे वर्क करेगा, एंड भूल जाते हैं, उसके पॉइंट्स भूल जाते हैं. सो आई ज्वाइंड लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स. तो लाइव आंसर राइटिंग में वो क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं साथ साथ लिखती थी और वो टाइम बाउंड में लिखती थी कि 7 मिनट्स में मुझे वो कंप्लीट करना है, एंड दैट बिकेम माई हैबिट कि अब वो मेरा हाथ अपने आप ही 7 मिनट्स पे रुक जाता था और 7 and 11 तो उस पर रुक जाता था. सो दैट इज वन थिंग दैट आई डिड. और बहुत बेसिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, जैसे कि किसी गवर्नर जनरल पे लिखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आई यूज टू प्रैक्टिस कि आई शुडंट लीव देम. एंड देन आई यूज टू फोकस कि ऐसा क्या हिस्ट्री में अलग कर सकते हैं कि जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. तो जैसे अगर मैप बना सकती हूँ मैं, और जैसे हिस्ट्री में आई यूज टू रेफर टू टाइम लाइन्स, तो मैं ऐसे करके एरो से बना देती थी और डिफरेंट ईयर्स लिख के और नीचे उसकी हेडिंग डाल के बॉक्स बना के एक डायग्राम बन गया. तो आई यूज टू मेक श्योर कि हर उसमें एक डायग्राम मैं बना दूँ. ऐसी ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी एज अ रेडीमेड डायग्राम्स. तो एग्जाम से पहले मैंने एक 4-5 पेजेस का एक डायग्राम का वो बना लिया था अपना शीट कि वो मैं रेफर करके जाऊंगी. सो दैट आई डिड फॉर ज्योग्राफी. एंड आर्ट एंड कल्चर आई डिड नॉट इग्नोर इट, वो भी मैंने अच्छे से ही पढ़ा था. एंड देर आर सर्टेन बुक्स जो आती हैं मेंस के लिए, रेडी रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं, तो वो भी मैंने कुछ यूज कर लिए थे. तो जैसे मुद्रा आपने कहा कि यू कॉन्शियसली थॉट अबाउट दिस कि मेरे आंसर्स बाकियों से अलग कैसे हों, एंड यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि कुछ अलग से मटेरियल आप रेडी करके गए. जब आप एक्चुअल पेपर में थे, जब मेंस आप लिख रहे थे, तो वर यू एबल टू add value or that let's say X factor to your answers actual exam situation में? I did. Since I consciously did it, तो जैसे ही क्वेश्चन आता था तो मैं सोचती थी डायग्राम. द वर्ड डायग्राम यूज टू कम टू माई माइंड कि अगर वो डायग्राम वर्ड आ गया तो वो बन के जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वो नहीं बनेगा. सो इवन एग्जाम से पहले मैं अपने आप को एक माइंड मैप देती थी कि डायग्राम बनाना है, DPSP लिखना है, फंडामेंटल राइट लिखना है, जस्ट द वर्ड. सो बिफोर द एग्जाम पीपल यूज टू रिवाइज, मैं ये वर्ड्स लिख रही होती थी कि ये सब बस याद रखना है पेपर में, एंड दैट वुड एक्चुअली वर्क. जैसे कि कंक्लूजन में ये कुछ एक्स्ट्रा डाल सकती हूँ, तो इस तरीके से आई यूज्ड टू वर्क. मैं खासकर ये सवाल पेपर 1 के लिए पूछूंगा आपसे, सिंस उसमें स्टैटिक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स हैं. इन दोनों सब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके हिसाब से कितना काम समझने का और कितना काम रटने का है विद रिस्पेक्ट टू मेंस? थोड़ा रटने का ज़्यादा है हिस्ट्री में. मतलब आप इतना ज़्यादा कर नहीं सकते हो कि आप बहुत ही समझ के कर लोगे, क्योंकि देयर आर फैक्ट्स, और जब तक आप फैक्ट्स वाइज नहीं लिखेंगे तो वो आंसर उतना ज़्यादा रिच नहीं बनता है. तो इवन ज्योग्राफी में भी देयर आर, अब आने लगे हैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस, पहले ऐसे नहीं आ रहे थे. तो अगर जब तक वो नहीं पता है, मॉनसून साइकिल नहीं पता है, तो वो फिर आप कर नहीं पाएंगे. मतलब ज्योग्राफी स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, बट हिस्ट्री तो थोड़ा रटना पड़ेगा. तो ये जो रटने की चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री में आपने कहा कि डेट्स, अगर आप डेट्स नहीं डालेंगे तो आपका आंसर वो इम्पैक्टफुल नहीं होगा उतना, है ना? तो इसकी अलग से कोई रिपोजिटरी बना रखी थी आपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए? वो शॉर्ट नोट्स तो थे मेरे पास कि वो फटाफट से मेरा हो जाता था उससे. बट एट द सेम टाइम ल्यूसेंट की जो बुक है ना, ल्यूसेंट जीके, तो उसमें क्या है, ऑलरेडी टेबल्स बने हुए हैं, तो वो ऑलरेडी उन्होंने काम कर रखा है, तो आई डिडंट डू दैट मच. तो वो ऐसी बुक है जिसमें ऑलरेडी हर सब्जेक्ट का और बहुत छोटी छोटी टेबल्स हैं. आई थिंक प्रीलिम्स में भी वो बहुत हैंडी आती हैं. आजकल प्रीलिम्स का जो नेचर हो रहा है, तो वो मुझे तो लगता है ल्यूसेंट से ही उठा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस. तो सो दैट आई यूज्ड टू रेफर. ल्यूसेंट मैंने बहुत अच्छे से लर्न कर ली थी. हम पेपर 2 पे जस्ट जाते हैं, उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये है कि प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है, आप इसको कितना सेपरेट देखते थे और कितना इंटीग्रेटेड देखते थे? आई यूज टू लुक एट इट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर ओनली. बट जैसे ही प्री आने वाला होता था तो आई यूज टू बी लाइक कि मुझे मेंस की तरफ अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है. सिंस प्रीलिम्स फियर भी था मेरा काफ़ी टाइम से, तो लास्ट के 2 मंथ्स तो मैं प्रीलिम्स से पहले सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही हो जाती थी कि बहुत फैक्ट्स बेस्ड, बहुत ऐसे MCQs फोकस्ड ओनली, एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद माई ओन अप्रोच कि कितना हो पाएगा, तो मेरे कितने गेसेस ठीक जाते हैं और मेरी इंट्यूशन कब कब सही होती है. सो आई यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट, और मुझे इस प्रोसेस में मज़ा भी आता था कि आई एम गेटिंग टू नो माई वे ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर. सो तब तो मैंने अलग कर दिया था. तो उस टाइम पे मतलब आप मेंस वाला वो एनालिटिकल स्टफ और एनालिटिकल चीज़ें वो सब पॉज कर दिया था. ठीक है, एक बार वापस पेपर 2 पे आते हैं, मेंस के, है ना? तो GS पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी थी?
सर आई थिंक GS2 हैज़ बीन माई फोटे. मुझे लगता है वो मेरे लिए हमेशा वर्क किया है. द रीज़न वॉज दैट GS2 के लिए मैंने 4-5 चीज़ें अपनी अलग कर रखी थी. जैसे जजमेंट्स, वो मैंने अलग कर रखा था. और जजमेंट्स में भी कुछ कुछ की, जैसे सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट टाइप्स, ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ कर दूंगी, तो वो इन्होंने कहा था. तो इस तरीके के कुछ कुछ कोट्स टाइप भी मैंने रेडी कर रखे थे. व्हेन इट कम्स टू IR के लिए भी मैंने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के कोट्स हैं वो मैं यूज़ करती थी. तो जैसे कुछ और भी ऐसे कोट्स थे, जैसे फॉरेन पॉलिसीज मिनी मैक्सिंग है ना, मिनिमाइजिंग गेन्स एंड मैक्सिमाइजिंग गेन्स एंड मिनिमाइजिंग हार्म्स. तो इस तरीके के कुछ कीवर्ड्स थे, तो वो मैंने कलेक्ट कर रखे थे. कुछ कोट्स IR के लिए ये हो गए. एंड आर्टिकल्स का अलग बैंक बना रखा था कि आई थिंक हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी आर्टिकल्स का नीड था, तो 7 to 8 आर्टिकल्स आई यूज टू राइट बहुत आराम से, कि वो मुझे बहुत अच्छे से याद है. और वो भी उसके ऐसे वर्ड्स के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत रैंडमली बस नंबर लिख दिया और आगे नहीं लिखा. मतलब वर्ड टू वर्ड मुझे वो याद रहता था. और स्टार्टिंग द आंसर विद दैट, तो दैट आई यूज टू डू. कोट्स में लिख देती थी. और फिर उसमें भी मैं, अब जैसे किसी में डायग्राम्स नहीं है, तो कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है, तो उसमें फ्लो चार्ट्स बना दिए. अब गवर्नेंस वाज माय गुड पार्ट, क्योंकि उसमें मैं बहुत ऐसे गवर्नेंस के कुछ क्रिएटिव डायग्राम्स थे मेरे पास, वो प्रिपेयर्ड थे. और वो बहुत जगह ऐसे एज इट इज़ यूज़ हो जाते हैं. आई रिमेंबर श्रुति शर्मा मैम का जो कुछ कॉपीज़ हैं, तो उनका जो गवर्नेंस का जो पार्ट है वो मैंने बहुत अच्छे से रीड किया था. और उसमें से मैंने सिर्फ 2 पेज का अपना वो ले लिया था कि मैं क्या क्या इसमें से ले सकती हूँ, तो वो मैंने प्रोड्यूस किया था. आई थिंक वो मेरा बहुत हेल्प किया है. 120+ गया है हर बार स्कोर इन GS2 बिकॉज ऑफ दैट ओनली. आई होप जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेन और पेपर के साथ बैठे हैं और मुद्रा के दिए गए पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर रहे हैं, क्योंकि GS पेपर 2 जो मैम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, काफ़ी अच्छे. आई थिंक आंसर्स को इम्पैक्टफुल कैसे बनाना है, कैसे बनाया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में आपको अलग से सोचना चाहिए. और आई थिंक वो एक रिपोजिटरी आपको रेडी करके रखनी चाहिए जो आप आंसर्स में फ्रीली यूज़ कर सकें. मतलब आपने टॉपिक देखा और आपके दिमाग में है कि यार ये 2 या 4 चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पैक्ट डाल सकती हैं, एंड यू ऐड दोज इन योर आंसर्स. ठीक है, पेपर 2 के बाद पेपर 3 की बात करते हैं, है ना. पेपर 3 अक्सर लोगों को बड़ा टफ लगता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इकोनॉमी. तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सर इकोनॉमी में ऐसा रहता है कि जो बेसिक क्वेश्चंस है ना वो भी आ रहे हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट के बारे में ये सब. तो मैं ऐसा कोशिश करती थी कि जो मेरी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो प्रिपेयर्ड रहें, कि वहाँ फॉल्टर नहीं करना है, उसको प्रिपेयर करके रखो. और इको सर्वे जो है ना उसकी जो जितनी भी बातें हैं उसे याद रखो. एक तो अपनी फैक्ट शीट बनेगी कि कितना फिस्कल डेफिसिट है, वो डेटा वाला. और उसके बाद इको सर्वे का जितना भी आपका पॉइंट्स है वो बीच बीच में डालना है. आई थिंक न्यूज़पेपर में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती थी जो मैं कलेक्ट करती थी कि ये मैं इको में डाल दूँगी, एनवायरनमेंट में डाल सकती हूँ. तो इस तरीके के जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना वो मैंने कलेक्ट की हैं. बी इट कोड्स, बी इट डेटा, बी इट कोई ऐसा वो कैब का कुछ अच्छा सा टर्म मिल गया है कि जो अच्छा लगेगा डालते हुए, तो वो बहुत इजीली मैं डाल देती थी. जैसे काफ़ी सिमिलर प्लेबुक जो आपने पेपर 2 में फॉलो करी, वही सेम चीज़ ऑलमोस्ट इसमें करी. एंड सिंस GS पेपर 3 इज़ वेरी वेरी करंट ओरिएंटेड, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपको अभी कि करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर करते थे आप? वो तो जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स है उसमें से ही. आई थिंक साइंस टेक तो प्रॉपर करंट अफेयर कोई भी मैगजीन ले सकते हैं हम लोग, जो भी आपको लग रहा हो कि वो हेल्प करेगी. और वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है. जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं कि सिलेबस में जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं का एक पेज बना लिया और उससे कर लिया, बट वो आ नहीं रहे हैं वैसे. दिस इज ऑल्सो करंट, सो वो करंट को ही यूज़ किया. और मुझे लगता है कि आप आपको जस्ट अपने माइंड को ओपन रखना है इन दी एग्जाम, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं आते हैं, उसको आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते हो. बट हाउ फार यू कैन रीच योर आंसर, दैट मैटर्स. कि कौन जितना पहुंच पाएगा उसको उतना ही 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. सो दैट वुड मेक अ डिफरेंस. आई थिंक पेपर 3 में भी बहुत कम स्कोर आते हैं, बट आई स्कोर्ड 95+ ओनली इन पेपर 3. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कि मैं जितना खाली नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन, कुछ ना कुछ उसके पास पहुंचना है, कुछ डायग्रामेटिकली दिखा देना है. तो इस तरीके का कुछ आई थिंक बी वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इन पेपर. जब आप पेपर कर रहे हैं तो जस्ट फील कि आप एंजॉय करके कर रहे हैं पेपर. ऑफ कोर्स इट्स ईजियर सेड देन डन, क्योंकि इट्स वेरी सीरियस एग्जाम, आपके बहुत होप्स अटैच्ड होते हैं इससे. बट वंस यू स्टार्ट फीलिंग कि आप पेपर में बहुत एंजॉय करके कर रहे हो, तो वो अपने आप क्रिएटिविटी आ जाती है पेपर में. सो एंड देन जस्ट मेक योर हैंड वेरी फ्री इन द पेपर, नॉट वेरी रिस्ट्रिक्टिव. दैट इज समथिंग कि जब आप डायग्राम भी बना रहे हैं तो उसे बहुत ऐसे फ्रीली प्रोसेस से बनाइए. जब आप पॉइंट भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जस्ट बी फ्री. तो दैट एक्चुअली एड्स टू योर पेपर. ये मुझे बहुत टाइम बाद समझ आया. ठीक है. और
करंट की अगर मैं बात करूं, करंट और स्टैटिक दोनों मिला के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, स्टैटिक भी और करंट की भी। तो आप खुद अपने नोट्स बनाते थे या यूज्ड टू स्क्रिबल ऑन द बुक्स? नहीं, आई हैड माई ओन नोट्स विद मी, क्योंकि वो अपनी राइटिंग से ही याद रहता है। मतलब इवन इफ आई से टू पीपल कि आप टॉपर के नोट्स ले लो, जब तक खुद के हाथ से नहीं लिखेंगे, अगर टॉपर के भी नोट्स लेने हैं तो उसको पहले अपने हाथ से लिखो, उसमें ऐड कर दो, बट नेवर एवर रेफर टू समबडी एल्स नोट्स, क्योंकि वो याद भी नहीं रहेगा। तो स्टैटिक के भी आपने सारे खुद से बनाए अपने खुद के नोट्स? यस सर, स्टैटिक के भी थे। आई टेल यू कि मेरा फर्स्ट नोट मेकिंग इतना बड़ा रहता था कि फिर वो छोटे होते 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 फिर लास्ट में बहुत हैंडी आए मेरे पास, नहीं तो उससे पहले तो बहुत बड़े बड़े नोट। तो यू हैड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर नोट्स कि यार ये मेरे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स हैं, और ये शायद जो मैं पहली बार बना रही हूँ तो ये वाले मतलब थोड़े से बल्की नोट्स हैं। या फर्स्ट टाइम बहुत बल्की नोट्स थे, उसके बाद फिर थोड़ा और छोटे नोट्स हुए, लास्ट में तो फिर ऐसा है कि इंटरनल सिक्योरिटी 6-7 पेजेस में खत्म हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट 3 पेजेस, तो उसको बिल्कुल ऐसे क्रिस्प कर दिया था कि जब मैं GS3 को, और उसके बाद तो और भी छोटा हो गया था कि इंटरनल सिक्योरिटी 1 पेज, मतलब जो पेपर से बिल्कुल पहले देखना है मुझे, जो मतलब मे बी इट जस्ट टेक 10 minutes टू सॉर्ट ऑफ सी दैट पेपर एंड यू कैन गो टू द एग्जाम। ठीक है, आई थिंक ये नोट मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई एक वर्जन नहीं बना सकते आप इस एग्जाम के लिए, क्योंकि स्टेजेस अलग अलग हैं। आपको ये सोचना है कि मेन से लेट से एक दिन पहले वो ऐसे कौन सा वर्जन होगा जो आप एक दिन पहले देख सकते हैं और आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक। ठीक है, GS पेपर 4 पे आते हैं कोर्स, जो बहुत लोगों के लिए मिस्ट्री भी है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हाउ डिड यू गो अबाउट दैट? सर, इससे लास्ट वाला मेरा GS4 का स्कोर 131 था, विच वॉज वेरी गुड, बट इस बार मेरा 103 है। सो द फैक्ट इज, क्योंकि इस बार आई कैन टेल कि मेरा टाइम मैनेजमेंट में इशू हो गया था, तो अगर वो मैं बेटर करती तो आई नो दैट कुड हैव बीन बेटर। इस बार मेरा एक वही वो रह गया है कि इस बार GS1 इम्प्रूव हुआ तो GS4 कुड हैव बीन बेटर। तो सिंस क्वेश्चंस पिछली बार से थोड़े लेंदी थे और पिछली बार थोड़े छोटे क्वेश्चंस थे, तो हो सकता है दैट वाज देयर, आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड नॉट फॉर दिस। एंड इट्स नॉट लाइक कि एक बार आप टॉपर बन जाओ तो सब बढ़िया होता है, इट इज ऑल डेस्टिनी। बट व्हाट वर्कड लास्ट ईयर एंड व्हाट कुड हैव आई डन दिस टाइम, आई कैन टेल दैट कि उसके लिए भी मैंने टॉपर्स की बहुत कॉपीज़ रेफ़र की थी। जैसे आई नो कि विशाखा यादव मैम है, उनका रैंक 6 आया था एंड देन शी गॉट सम 160 मार्क्स। सो ऐसे मैंने डिफरेंट टॉपर्स कॉपीज़ ली कि हर साल ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्क कर रही हैं। तो देन आई रियलाइज ऐसा तो नहीं है बड़ा आंसर कोई लिख रहा है उसको मार्क्स मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि यू नो अच्छी राइटिंग है तभी मिल रहा है। बट आई फाउंड आउट कि बहुत क्रिस्प और बहुत ऐसे कुछ कुछ कोटेशंस लोग यूज़ करते हैं जो यू नो आपके आंसर पे बहुत अच्छा लगता है। तो आई कलेक्टेड इट, सब टॉपर्स में से मैंने कुछ निकाल लिया, और फिर उसको निकालना ही काफ़ी नहीं है, उसको यूज़ करना है कि मतलब जितने मैंने टेस्ट लिखे मैंने सब में यूज़ किया वो, सो दैट वो मेरी हैबिट बन जाए रियल एग्जाम में भी। और उसके बाद जब केस स्टडीज़ भी होती थी ना, तो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं उधर ही हूँ, मैं उसी सिचुएशन में हूँ, तो अब मैं क्या कर रही होंगी। मतलब आई यूज टू थिंक अबाउट ऑल द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस रादर देन जो बस पेपर पे अच्छा लगेगा कि बिल्कुल आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसा कोई अगर आई थिंक ब्लड डोनेशन का आया था तो उसमें आई वाज लाइक कि आई गो एंड गिव माई ब्लड फर्स्ट सो दैट पीपल वुड ऑल्सो फॉलो। सो ऐसे कुछ ऐसे वाले आंसर्स लिखना जो आपको दिखाएं कि यू नो यू वुड एक्चुअली वर्क फॉर इट। तो वो सब मैंने किया केस स्टडीज़ में, और मैंने पार्ट 1 को लाइटली नहीं लिया। होता क्या है कि केस स्टडीज़ में इतना लग जाते हैं कि वो जो पार्ट 1 सेक्शन होता है 10 मार्कर्स, वो आपके छूटने लगते हैं, फिर वो आप एक पेज के आंसर्स लिख के ख़त्म कर देते हो, एंड देयर्स द पॉइंट, वहाँ पर लोग ले जाते हैं मार्क्स। तो वो मैंने सोचा था कि मैं उसको लाइटली नहीं लूँगी। इस बार थोड़ा वो हो गया लाइटली, तो आप लोग मत करना। बट उससे पहले वाले में आई एक्चुअली मेड श्योर कि मैं एक आंसर अच्छे से लिखूं। आई थिंक लास्ट ईयर गरिमा मैम रैंक 2, उनका भी एथिक्स का बहुत अच्छा स्कोर था। तो आई टुक ऑल दी हेल्प फ्रॉम द टॉपर्स नोट्स एथिक्स में, तो जितना रेफर कर सकते हैं वो करो। तो इस बार आपका एथिक्स का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ? पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, टाइम मैनेजमेंट, दैट्स व्हाट। ओके, बट GS पेपर 1, 2, 3 आपके पूरे डन थे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। इससे पहले एक बार एस्से की बात कर लेते हैं। तो हाउ डिड यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द एस्से एग्जाम? एस्से मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि कैसे तैयार करते हैं। मतलब रादर देन राइटिंग माय फर्स्ट एस्से आई वाज आस्किंग अ लॉट ऑफ टॉपर्स कि आप लोग क्या करते हो, क्या वर्क करता है। तो दैट इज़ द पॉइंट। पहले मुझे स्ट्रक्चर समझ आया कि इसे लिखते कैसे हैं।
नॉट जस्ट दैट कि मैं बस लिखना शुरू कर दूँ कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर थीसिस लिखना है, देन आई गॉट टू नो एंटी थीसिस भी लिखना होता है, एंड देन कंक्लूजन लिखना होता है. दैट इज़ हाउ यू शुड फ्रेम इट अप. और फिर आई स्टार्टेड यूजिंग द हेडिंग्स अप्रोच कि मैं उसमें हेडिंग्स लिखूंगी, और कई बार एनेक्डोट्स बना के कि जो स्टार्टिंग में मैंने जिससे स्टार्ट किया था उसी से ही मैं एंड भी कर देती थी ताकि वो बंध जाए. दैट इज़ निबंध. तो वो मैंने टॉपर से सीखा. और उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट एसेज लिखने शुरू किए. तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स से, मेंटर से चेक कराती थी कि आप लोग को क्या लगता है, क्या इंप्रूव हो सकता है. एंड इवन नॉन यूपीएससी वालों से भी चेक कराती थी कि कैसा लग रहा है पढ़ने में. सो दैट आई थिंक वर्क, कि जितना सिंपल लिखती थी मैं तो वो वर्क करता था. और फिर मैंने ऐसे में एक दो और चीज़ें की थी कि कोटेशंस कलेक्ट कर रही हूँ और बुक्स कलेक्ट कर रही थी मैं, कि जैसे डिफरेंट बुक्स हैं जो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो. एटॉमिक हैबिट्स है, उसको आप किसी भी अपने ऐसे के एंड में एक पैराग्राफ में कर सकते हो. तो ऐसे रेडीमेड पैराग्राफ्स भी मैंने प्रिपेयर कर रखे थे जो बुक्स के बेसिस पे थे. और मैं काफ़ी सारी, आई थिंक 2 साल मैंने ऐसे में बुक्स कोट की हैं, काफ़ी सारी बुक्स कोट की हैं. तो इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स ये काफ़ी हद तक आप कह रहे हो कि थीम वाइज प्रिपेयर आप करके गए थे ऑलरेडी, कि yes. उस थीम का ऐसे आया तो यू ऑलरेडी नो कि. एंड आई थिंक मतलब इंट्रोडक्शन लिखना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट. एक बार आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हो ना, उसके बाद फिर भी फ्लो में आ जाता है. yes. लेकिन इंट्रोडक्शन लिखने में एक बार जान निकल जाती है कि यार इसमें क्या लिखें और कैसे इसको स्ट्रक्चर करें. स्टार्टिंग में सर इनर्शिया आता है, वो एक इनर्शिया आएगा और ब्रेक हो जाए तो फिर लिखा जाएगा. एंड स्पेशली विद द काइंड ऑफ एसेज यूपीएससी हैज़ बीन आस्किंग फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो काफ़ी ट्रिकी है. ठीक है, तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कितने आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे खुद से लिख के, कुछ एनी नंबर? अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हम कितने ऐसे लिख के जाएं, कितना प्रैक्टिस करें. If I have to think about it, in 30 to 35 essays, इससे इतने ज़्यादा लिख लिए होंगे. बट इसके अलावा आपने अपना मटेरियल प्रिपेयर कर रखा था में बहुत टाइम लगा. ऐसे का अलग से डेडिकेटेड. yes. ठीक है, अब एक बार टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं, है ना. जो जैसे एथिक्स के पेपर में आपने बताया, तो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है कि 3 घंटे में मेरे को पेपर ये ख़त्म करना है एंड हैव टू अटेम्प्ट इट, है ना. ये जो लेवल है, ये कितना टाइम लगा इसको लेवल को अचीव करने में? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था. मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे लगता था कि सिंस आई एम अ पर्सन जिसको लगता है हर क्वेश्चन बहुत बेस्ट हो, तो दैट वाज माय वीकनेस, कि हर क्वेश्चन में मैं अपना सबसे बेस्ट लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे आता सब है, मुझे याद सब था. मुझे लगता था इसमें ये रह गया. तो आई यूज्ड टू ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन दैट. कई बार वो कॉन्टेक्चुअल भी नहीं रहता है इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग इन दैट. तो उसकी वजह से 7 मिनट्स की जगह वो 9 मिनट्स हो जाता था, और जिसको 7 मिनट्स चाहिए वो 3-4 मिनट्स हो जाता है. ऐसा हो जाता था मेरे साथ. सो देन आई स्टार्टेड विद लाइव आंसर राइटिंग सेशंस. तो उसमें सामने टाइम चल रहा है एंड आई हैव टू राइट एंड देन आई हैव टू स्टॉप. जैसे ही स्टॉप बोला पेन छोड़ दिया. तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे कैसे मुझे हैबिट बनानी है. फिर मैंने 1 आवर वाला टाइम स्लॉट में क्वेश्चंस लिखने शुरू किए, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग फुल 3 आवर्स टेस्ट. सो विद स्लोली आई केम टू दैट पॉइंट कि जब मैं लिख पा रही हूँ प्रॉपर. एंड फिर मैंने एक बार ऐसे भी किया था कि एक दिन में मैं 3 पेपर लिख रही हूँ, टू जस्ट रिमूव दैट फियर कि ऐसा नहीं है कि मैं 2 पेपर लिख नहीं सकती. सो आई थिंक दैट हैपेंड, एंड इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग जब आपके हाथ दर्द करते थे पूरा पेपर लिखने के बाद कि एक्चुअली मैं लिख पा रही हूँ. एंड देन आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ द गिल्ट, अगर नहीं हुआ तो मुझे खराब लगेगा, तो मैं लिख लेती हूँ. सो इट्स द इंटरनल मोटिवेशन जो आपको पेपर के टाइम पे भी करना पड़ेगा. एंड देर आर टाइम जब आप यू जस्ट डोंट फील लाइक राइटिंग. एक वो पॉइंट आता है पेपर के बीच में, इट्स जस्ट दैट टाइम व्हेन यू से कि नहीं हो जाएगा, तब आप कर जाते हो. अदरवाइज छूटता ही है वो पेपर, और प्रॉपर लगना पड़ता है स्टार्टिंग से एंड तक. और मुद्रा, जैसे मेंस के पेपर में अक्सर एक ट्रेड ऑफ हर स्टूडेंट फील करता है कि क्योंकि सारे क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर तो नहीं पता होता, है ना. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वेग आइडिया होता है एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ कुक द आंसर, है ना. तो उस ट्रेड ऑफ को आपने कैसे हैंडल किया कि डिड यू थिंक कि यार कुछ क्वेश्चंस ही करने हैं, मे बी मेरे को 20 में से मे बी मेरे को 17 या 18 सवाल ही करने हैं बट अच्छे से करने हैं, या मेरे को 20 के 20 करने हैं भले ही कुछ सवालों में मेरे को कम आता हो? आई यूज टू गो टू द सेकेंड चॉइस कि मुझे 20 के 20 ही करने हैं, क्योंकि यू नेवर नो, जो आपको लग रहा है 18 आपके बेस्ट हैं वो एग्जामिनर को नहीं लगे, बट एटलीस्ट आप जो पूरे क्वेश्चंस करके आएंगे तो वो आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ. तो आई हैड दैट स्ट्रैटेजी. और 1 या 2 नंबर बहुत मैटर करता है सर. जब फाइनल लिस्ट आती है ना, जब देखते हैं 1 ही नंबर पे बहुत सारे लोग हैं, तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि नहीं, मेंस में वो 1-1 नंबर की बहुत वैल्यू है. तो वो सारी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. और बट यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि ये 2 क्वेश्चंस मुझे आते नहीं तो मैं लास्ट में करूँगी. तो थोड़ा सा वो पहले आप चूज़ कर लो, जैसे आपको पेपर रीडिंग टाइम मिलता है, सो यू गेट टू नो कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, नहीं समझ आएगा. सो बट उन वाले क्वेश्चंस पे यू कैन
कंटेंट नहीं आता तो थोड़ा डायग्रामेटिकली आप उसे प्रेजेंट कर दो, स्पेस भर दो या डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर लो. सो दैट इज़ व्हाट वी कैन डू. और जितना हो सके कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट रहो. हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाओ बट उसके आसपास रहोगे तो. एंड दैट हैज हेल्प्ड यू. या दैट हैज़ इंडीड. मुद्रा, अब मैं बात करूंगा कि स्टडी IQ के मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जब आप आए, हाउ डिड दैट प्रोग्राम हेल्प यू? Sir, so in my second, like this attempt I came. So हो क्या रहा था, I was preparing at home and then at home एक monotony आ जाती है. I was thinking कि अब मुझे वो group भी नहीं मिल रहा है to actually compare my answers with. तो and then that was the time I felt कि मेरी answer writing practice भी छूट रही है. तो that was the time I decided कि I'll come there. And then to my surprise, I did not expect it to be this good because the ambience was so good, the ecosystem was such that I'm getting library, I'm getting mentors, they were also reciting along with us, and I'm getting a good group also. So I used to wake up early there, पूरा routine बन गया था, library भी जा रही थी मैं, उधर ही है library भी ना, तो वहीं पे रह के and then I was getting access to all the resources. At my one call they used to provide me everything. तो I used to feel कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. तो security wise भी it was very good. I remember my brother was also not allowed. That you are not allowed. You have to meet him outside. So the ambience was actually too good. और वहाँ पे रह के मैं proper answer writing practice में आ पाई थी. Daily I was writing answers. So I stayed there for 15 to 20 days since I had preoccupations. But I came there and I really liked it. तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि स्टडी IQ एक मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम रन करता है विच इज़ पार्ट ऑफ हर फाउंडेशन प्रोग्राम, एंड मुद्रा वॉज पार्ट ऑफ हर सेकेंड मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम. और यहाँ पे हम लोग आपको एक फिजिकल स्पेस, वो सारे बच्चे जिनका प्री क्लियर हो चुका है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस देने वाले हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पे होते हैं. और एक बूट कैंप स्टाइल में वी ट्राई टू रन दिस कोर्स कि आपका किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट ना हो और आप सिर्फ फोकस कर सको अपनी आंसर राइटिंग पे. तो मुद्रा, मैं आपसे एक बार अकेडमिक पार्ट की बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, है ना. तो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द अकेडमिक पार्ट ऑफ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम? The content that was provided was very simple. तो उसमें क्या था कि 5 questions हमें दिए जाते थे कि आंसर्स लिखने हैं और उसी के साथ सॉल्यूशंस भी थे. और वो बहुत ज़्यादा PYQs के साथ लिंक थे. मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मुझे ज्योग्राफी प्रिपेयर करना है, सो आई यूज टू टेक द क्वेश्चंस एंड इतना टाइम नहीं होता कि हर बार आप वो प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ. सो आई यूज टू टेक द क्वेश्चंस, आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्म कि इसमें मैं ये करूँगी. 15 मिनट्स मैंने लगाए उन 5 क्वेश्चंस पे, एंड देन आई यूज टू रेफर टू द आंसर शीट्स. और फिर 1 पेज के नोट्स बना लिए कि ये मुझे आंसर्स, क्योंकि वो आंसर्स का क्वालिटी बहुत अच्छा था कि उसमें से मुझे डायग्राम्स मिल जाते थे, उसमें से मुझे मिल जाता था. इस बार मैंने ये सब ऐड किया था एंड आई थिंक GS1 का स्कोर इंप्रूव हुआ है मेरा, तो वो मुझे बहुत हैंडी मिला, तो वो मैंने कर लिया. एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, तो आई यूज टू गो टू मेंटर्स. They were there only and they are so supportive and friendly. I think Ravi sir and Nikki ma'am, वो मेरे mentors थे, तो मैं उनके पास गई थी. तो I went to them and then they used to clear my doubts. कई बार answers भी इन हैंड चेक करा लेती थी कि आप प्लीज़ एक बार इसे कर दीजिए, क्योंकि यू ऑलवेज नीड अ सेकेंड ओपिनियन कि कई बार आप खुद से उतना चेक नहीं कर पाते हो. तो दैट वॉज देयर. एंड ऑल्सो द लाइब्रेरी, तो वो मेरे लिए बहुत ऐसे होता था कि मुझे पीस चाहिए पढ़ने के लिए. तो क्योंकि इट वॉज माई सेकेंड टाइम ना, तो घर पे रह के उतना हो नहीं रहा था, डिस्ट्रैक्शंस थी काफ़ी. सो दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड. दूसरा मेंस था आपका ये? दूसरा मेंस था. और एक बार मैं थोड़ा सा नॉन एकेडमिक फैसिलिटीज़ के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा कि वो आपके लिए कैसी रही, एंड व्हाट डू यू थिंक वी कैन इम्प्रूव जो अब कमिंग हमारा MRP है जो 10 days फ्रॉम नाउ जो शुरू होगा. हाँ. Sir, overall the food was nice and the infrastructure was nice. मुझे लगा नहीं था कि ORN के पास कुछ ऐसा मिल सकता है जहाँ पे आप रह सकते हो. Since I always prepared from home, तो मुझे ऐसा लगता था कि घर से दूर शायद हो ही नहीं पाएगा. But there it actually happened कि सब मतलब the food was well prepared and the accommodation was good. कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो मुझे लग रहा था मुझे चाहिए and I'm not getting it. तो ऐसा लग रहा था कि एम्बियंस पूरा है, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए. you actually have to now study. There is no excuse. You can't say कि ये रह गया इसकी वजह से नहीं हुआ. Although there is luck factor, but जितना कंट्रोल हम कर सकते हैं, आई थिंक वो सब था वहाँ पे. तो आई एक्चुअली लाइक्ड इट. मेंस के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव आता है वो है इंटरव्यू, है ना. तो इंटरव्यू की थोड़ी बात करते हैं कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, पहली बार और दूसरी बार?
Sir, my experience was not that good. I think I was thoda sa under prepared for interview. Since I was giving so many mains in my PCS, I gave a lot of PCS exams as well. So मेरे साथ क्या था, I was not getting that much time to prepare. Mains मेरा over ready हो गया था और interview मेरा under ready था कि मुझे उसके लिए और time चाहिए था. And this time also मुझे बहुत कम time मिला. My interview was in the very first second day. तो टाइम कब मिला, बट आई वुड लाइक टू एडवाइस कि इंटरव्यू के लिए थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है. मतलब बी वेरी थरली प्रिपेयर्ड. मतलब समटाइम्स वी डोंट क्रैक इट कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं. प्रोबेबली वी नीड टू एनालाइज द न्यूज़पेपर्स अ लॉट और थोड़ा वीडियोस देखनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई वुड से कि थोड़ा और डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, न्यूज़ को एनालाइज करना चाहिए. वी शुड डिस्कस इट विद फ्रेंड्स, टॉक अबाउट इट एंड देन मॉक्स देने चाहिए बहुत सारे. सिंस आई वाज हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई फील दैट आई कुड हैव डन बेटर. और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो किसी तरीके से स्टडी IQ ने आपकी हेल्प करी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में? Sir, I was connected to IGP, but at the same time, I just had 7-8 days for interview. So I couldn't connect more with it. It was on my part that I was not connecting because also I was in training at NPA. So I had a very less time for interview. So I was taking training also from morning 5 o'clock to 7 o'clock. तो आई वाज तो दूसरी बार आप मॉक इंटरव्यूज भी नहीं दे पाए? मॉक इंटरव्यूज भी नहीं दे पाई थी. ठीक है, तो वो आपका खुद से ही अटेम्प्ट था. बट आई थिंक सिंस यू वर ऑलरेडी अंडर ट्रेनिंग दैट रियली हेल्प्स अगली इंटरव्यू में, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पोजीशन में हो और आप एक उसमें हो. तो ठीक है मुद्रा, अब एक बार बात करते हैं मोटिवेशन की, है ना. मतलब आई थिंक क्योंकि ये जर्नी बड़ी लंबी होती है एंड सिंस आपने मेंशन किया कि यार 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, है ना, सेल्फ डाउट के मोमेंट्स आते थे कि यार मैं इस एग्ज़ाम के लिए बनी भी हूँ या नहीं बनी, या मुझसे कभी होगा या नहीं होगा. तो वो क्या मोमेंट्स थे एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दोज मोमेंट्स? सर, आफ्टर माई फर्स्ट प्रीलिम्स का रिजल्ट व्हेन आई गॉट टू नो कि नहीं हो रहा है, 0.25 से नहीं हुआ था, मुझे लगा कि शायद दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम मेड फॉर. सो आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ और मैं बहुत PCS में चली गई. मुझे लगा ये एग्ज़ाम ही छोड़ते हैं और स्टेट PCS देते हैं, HCS, UP PCS और MP PCS, RAS, UK PCS. मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए और फिर लकीली वो सब हो भी गए. तो मुझे लगा कि ये हो सकते हैं, तो वाई एम आई नॉट थिंकिंग अबाउट UPSC. उसमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसे कुछ तो होगा ना कोड जो मैं क्रैक कर सकती हूँ, बिकॉज आई गॉट टू नो कि PCS तो ऐसे होता है. तो अगर वो ऐसे होता है तो UPSC में भी देयर इज़ अ थिंग. I shouldn't treat it this big. So धीरे I started conquering that. So I think I conquered my small fear first and then again came back with a stronger wit and determination कि नहीं अब हो जाएगा. तो बट वो डाउट आता था. There were times जब मेरे को बहुत ऐसे empty फील होता था कि शायद नहीं हो पाएगा एंड गलत डिसीजन ले लिया है शायद. बट इट इज़ द विल, इट इज़ दैट वो डिटर्मिनेशन नहीं कि करना ही करना है, कि ऐसे तो नहीं रुकूंगी. यू नो, विद दैट इंटरनल मोटिवेशन होता है ना जो, तो आई थिंक दैट गाइड्स मोर. बाहर से आप उतना वो सीख नहीं कर सकते हो. सो दैट हेल्प्स. ठीक है. और PCS में कितने PCS आपने क्लियर कर लिया फाइनली? सर फाइनली MP PCS हुआ था. ओके. और उसमें ट्रेजरी का हुआ था. और फिर HCS हुआ था, उसमें डिप्टी SP का हुआ था. और फिर UP PCS हुआ था, उसमें डिप्टी कलेक्टर का हुआ था. ठीक है. यस सर. एंड बाय द टाइम ये सब क्लियर हो रहे थे, आपका UPSC में भी सिलेक्शन हो चुका था. तो यू फाइनली जॉइंड IPS का ट्रेनिंग. यस सर. ठीक है. एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लान B के बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि यार प्लान B होना अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है. कि इंटरव्यू में अगर हमसे ये सवाल पूछेंगे कि प्लान B है और हमने बोल दिया कि हमारा है, तो क्या हमारा कैंडिडेचर वीक हो जाएगा? तो ये सब सवाल एक टिपिकल एस्पिरेंट के दिमाग में घूमते हैं. तो प्लान B को लेके व्हाट वाज योर थॉट? इनिशियली तो आई डिड नॉट हैव एनी. कि मुझे तो लगता था कि स्कूल में टॉप कर लिया, कॉलेज में कर लिया तो UPSC तो हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता है. वी शुडंट बी मिसगाइडेड. तो ऐसा नहीं होता है. बट एट द सेम टाइम मेरे लिए प्लान B PCS था. मतलब मुझे लगा कि सिंस मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सिमिलर सिलेबस PCS का होता है, और आई वॉज एबल टू डिसाइड कि इतना सिलेबस कॉमन है, इतना सिलेबस डिफरेंट है, बस इतना करने से मेरा PCS हो जाएगा. एंड दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी. बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट वेरीज कि आपके लिए क्या पता वो चीज़ प्लान B की तरह वर्क ना करे.
तो ऑल्दो मुझे काफ़ी ख़राब लगता था कि और ऑप्शंस नहीं हैं यूपीएससी के अलावा, और डाउट आता था कि मुझे कुछ और भी कर लेना चाहिए था. लाइक माई फ्रेंड्स वर डूइंग बीएड, समबडी वाज डूइंग नेट का प्रिपरेशन. सो ये सब मुझे भी आते थे थॉट्स तो, बट देन आई थॉट सर कि शायद मैं उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाऊँगी. मुझे लगेगा कि अगर मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, तो शायद मैं यूपीएससी पे इतना, जितना कहते हैं ना कि जब एक ही ऑप्शन बचता तो आप लग जाते हो, तो शायद मैं उतना नहीं कर पाती. इन माई केस आई कुडंट हैव डन, बट इट वेरीज. सम पीपल आर लाइक वेरी स्मार्ट कि वो भी कर लेते हैं, और कई लोग तो जॉब के साथ भी कर लेते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल दैट वे. सो इन योर केस यू थिंक इट वाज अ स्मार्टर स्ट्रैटेजी कि आपने पीसीएस की शुरू कर दी प्रिपरेशन? या एंड यू हैड समथिंग कि चलो वो क्लियर हो जाएगा. तो बिकॉज वंस आई स्टार्टेड क्लियरिंग पीसीएस, तो मुझे लगा कि यूपीएससी में कर लूंगी. द कॉन्फिडेंस स्टार्टेड बिल्डिंग इन, एंड ऑल्सो मुझे भी अच्छा लगने लगा कि खुद के ऊपर भी वो जो सेल्फ डाउट था वो चेंज हो रहा था. एंड वो पीसीएस, क्योंकि आई कुड एबल टू क्लियर पीसीएस, सो आई रियलाइज्ड कि यू नो इट वाज अ स्मार्टर मूव. अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन द एंड कि कैसे रहता है. और पीसीएस की भी प्रिपरेशन सारी आपने खुद से करी? यस सर, पीसीएस का मैंने किया था, बट मैंने ऑनलाइन हेल्प लिया था. अगेन जैसे स्टेट सर्विसेज हैं, तो हर स्टेट की कुछ कुछ वीडियोस मैंने ऑनलाइन देखी थी. एंड आई थिंक वो आता है करंट अफेयर. पीसीएस में क्या रहता है कि वन लाइनर्स करंट अफेयर बहुत आते हैं कि डायरेक्टली उसमें से पूछ लेते हैं. दैट इज़ नॉट समथिंग विच यूपीएससी आस्क्स. उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, उसमें डिफरेंट अवार्ड्स भी आते हैं, और वो सब चीज़ें खुद से तो नहीं मिलती हैं. और वो आती है ईयरली बुक्स वगैरह, बट वो बहुत टास्क है उसको पढ़ना. एंड गिवन द फैक्ट कि आप यूपीएससी भी दे रहे हो, वो भी दे रहे हो, तो आई थिंक गौरव गर्ग सर का बेस्ट 300 आता है, तो वो मैंने रेफ़र किया था. तो उसमें मैं क्या करती थी, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया उनकी पीडीएफ का, और उनकी हर मंथ की 4 वीडियोज़ आती हैं, तो उसका प्रिंट आउट निकाला, और सर कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, नॉट जस्ट दैट वो पीडीएफ पे लिखा है, तो वो मैं नोट कर देती थी उसके ऊपर. एंड देन उसको फिर एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिया. और पीसीएस में क्या रहता है कि 3-4 मंथ्स का करंट अफेयर अच्छे से आता है, तो वो टैप कर लिया कि ये आएगा, और फिर उसको रिपीटेडली रीड करना शुरू किया. तो उसमें आई थिंक 150 कुछ क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस में, तो उसमें से भी 30 to 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते थे, तो दैट केम वेरी हैंडी टू मी. गौरव विल बी वेरी हैप्पी लिसनिंग टू दैट. ठीक है मुद्रा, मैं आपसे अब ये पूछूंगा कि इफ़ यू वर टू गो बैक, है ना, और अपनी प्रिपरेशन में अगर आपको कुछ चेंज करना होता, तो ऐसी क्या 2-3 चीज़ें होती जो आप बदलते? सिंस आई फील कि वो जो मेरे अप्स एंड डाउन्स है ना, उसने भी मुझे एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में चेंज किया, क्योंकि उसी से ही मैं सीखी कि ऐसे करना है. बट आई वुड सर्टेनली नॉट गो थ्रू ऑल द बैड फेसेस दैट आई वेंट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग वुड बी कि PYQs को बहुत अच्छे से मैं करती. मतलब जो मैं इधर उधर के टेस्ट लगा रही थी वो नहीं लगाती, PYQs पहले अपने हाथ में रखती, उसके बाद उसके नोट्स बनाती. दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. और उसके बाद सेकेंड, मतलब थोड़ा थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ज़्यादा ध्यान देती रादर देन बस इसे रीडिंग. जिससे अगर कोई भी टॉपिक है, तो बिफोर रीडिंग इनटू दैट फर्स्ट आई विल गिव इट अ थॉट कि अच्छा इसमें मुझे क्या लगता है, क्या क्या हो सकता है, सो दैट इट स्टेज विद मी लॉन्गर. और थर्ड, मैंने ग्रुप डिस्कशन बहुत बाद में स्टार्ट किया था, तो वो मैं और जल्दी करती, स्टार्टिंग में ही करती कि कोई टॉपिक किया, क्योंकि जब आप ग्रुप में डिस्कस करते हो तो कोई भी टॉपिक के रिविजन्स आपके 2 रिविजन्स में ही हो जाता है, बिकॉज यू रिमेंबर अच्छा उसने ये बोला था, इसने ये बोला था. बट व्हेन यू डू इट अलोन, तो यू हैव टू डू इट लाइक 30 टाइम्स प्रोबेबली टू लर्न द फैक्ट. सो ये भी मैं चेंज करती. और फोर्थ की अपना एटीट्यूड में चेंजेस लाती कि ऐसे डरना नहीं है इस एग्ज़ाम से. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू फील कि एग्ज़ाम ही तो है. और जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में आई वॉज वेरी नर्वस, मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट ही नहीं हो रहा था बिकॉज आई वॉज नर्वस, एंड वो भी मैं 92.25 तक पहुंची. 92.5 वाज द कट ऑफ. सो आई रियलाइज्ड कि वो डर तो नहीं रहना, अगर डर नहीं होगा तो एग्ज़ाम अपने आप ही निकलेगा. बट जैसे आज आप ये कह पा रहे हो कि डरना नहीं है, बट ये एक बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट है ना. बट जो बच्चे इसको देख रहे हैं और जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, हाउ शुड दे गो अबाउट इट कि यार हमें डरना नहीं है इस एग्जाम से, मतलब हमें काम करना है, मतलब तैयारी करनी है, हार्डवर्क करना है. Right. तो कैसे करें वो, मतलब अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाएं, अपनी सोच में क्या बदलाव लाएं कि क्योंकि इस एग्जाम से डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है ना. तो कैसे करें, मतलब उनके लिए क्या एडवाइस होगी? अब समझ आता है कि डर के क्या ही होगा, एग्जाम तो नहीं होने वाला, एनीवेज ही नहीं होने वाला अगर आप डर गए तो इन दैट सेंस आप सोच सकते हो कि इवेंचुअली डरने से हो तो रानी है, इससे अच्छा वैसे करके देख लो. अब NPA में जब मैं व्हेन आई रन देयर, तो उसमें लिखा है आई नो व्हाट गिविंग अप फील्स लाइक, लेट्स सी हाउ इट फील्स व्हेन आई डोंट. सो वही वाली चीज़ है कि
आप देख के देख लो कि क्या होता है जब डरते नहीं हो. लेट्स जस्ट ट्राई, जस्ट गिव इट अ चांस, वही वाली बात है. बट एट द सेम टाइम वो तब तक, जब तक आप उस डर से जीत नहीं रहे हो ना, वो आपके पास आएगा. सो व्हाट यू कैन डू, जैसे मुझे लगता था कि शायद मैं पेपर में नर्वस हो रही हूँ, तो मैंने इतने पेपर लगा दिए कि वो डर ही छुप के बैठ गया कि मतलब हाउ कैन इट विन नाउ. तो मैंने प्रीलिम्स के जो PYQs थे उसको इतना लगा लिया था कि मुझे ऐसे लगता था कि प्रीलिम्स के जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने की आदत है मुझे कुछ ज़्यादा ही हो गई. तो आप उससे इस तरीके से भी फाइट कर सकते हो कि ट्राई प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, और आप उससे उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे. एंड ट्राई टॉकिंग टू पीपल whom you feel कि जो आपको थोड़ा लेट डाउन ना करें, who say कि आप कर लोगे, हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि आप कर लोगे. तो देयर आर मल्टीपल वेज, जस्ट बी हैप्पी. ऐसे ऐसे दुखी रह के प्रिपरेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है. आई रिमेंबर फर्स्ट ईयर में आई वॉज सो मच इन टू द प्रिपरेशन, आई वुड नेवर टॉक टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि नहीं, आई वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट दैट डिड नॉट वर्क. You should take it easy. That also brings me to another question कि सोशल लाइफ की अगर हम बात करें, अक्सर एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब सोशल लाइफ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ना. तो आपके केस में हाउ वाज दैट? आई वुड से कि इसका आंसर मैं दे पाऊंगी क्योंकि फर्स्ट ईयर में आई वॉज लाइक of my preparation, I switched off my WhatsApp, everything. I was not talking to my friends. I was just enclosed in that cubicle of my library. I did not even know मेरे साथ में कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, just coming and just looking down, reading and nothing else. But then what happened? I could not clear it. So I found that I was being very tough on my part. तो इस तरीके से तो नहीं करना है. And जब तक आप observant नहीं हो इस एग्ज़ाम में, be it your friends, family or the surroundings, तब तक आप एग्ज़ाम में भी प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना नहीं ला पाएंगे. और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इट्स ऑल अबाउट दैट कि उस दिन आप उस एग्ज़ाम में कितना प्रेजेंट हैं. So I realized कि I should not cut off with my friends, and it's like कि okay, if they are talking to me, it's okay, I can spare some time and talk to them because the service is such that आपको आगे सबसे बात करनी है, तो just take it slowly and not be like too tough on you. तो मैंने धीरे धीरे I started talking to people, and I also started talking to people who could clear it कि आपका कैसे हो रहा है, how can I also do it. I started asking them. इससे पहले I was not. I was just so much into myself. So I realized this exam has taught me a lot of things कि कैसे you should seek help in case if you want, and you should talk to people. So not like I was too social, I was going on parties and all, not at all, but I was talking to people. I started talking to people, interacting with them, getting to know people, and then later I formed a group and started a group study also. So yeah. और मुद्रा, अपार्ट फ्रॉम सोशल लाइफ जो धीरे धीरे आपको लगा कि एकदम कट ऑफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपको इवेंचुअली सर्विसेज में भी हेल्प नहीं करेगा, है ना. हाउ हैज दिस एग्जाम प्रिपरेशन चेंज्ड यू एज अ पर्सन? Yes, it did. It did. The very first thing is that I used to think कि since I am a school topper, college topper, तो ये तो मेरा हो जाएगा. That over confidence was there. I have to accept it. But then जैसे ही एग्ज़ाम का फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ, then I realized कि नहीं ऐसा नहीं है. You should come to a phase जब आपको तब भी you should accept your failures. तो accepting my failures was one part of it. And then second, as I already told, seeking help was another part. I started talking to people, learning from their mistakes as well कि आप लोग को क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं. And third, that not giving up nature. वो नहीं था कभी कि बिल्कुल ही लग रहा. I think it happens with everybody कि जो भी इस एग्ज़ाम में आता है वो not giving up वाला एक अलग सा ही पैशन है जो यही एग्ज़ाम सिखा सकता है कि आप कर रहे हैं. And fourth, learning a lot of things simultaneously. Like I was just focused on my science subjects जो मैं पढ़ रही थी. I never thought I would learn this much. And it feels good to know about this much as a part of this preparation. Sometimes I feel कि in case अगर नहीं भी होता तो इतना सब कुछ जानने को तो कभी नहीं मिलता लाइफ में कि हर सब्जेक्ट के बारे में I'm getting to know. So yeah, that is something that has added up. ठीक है. So that brings me to the end of this interview and my last question to you, मुद्रा, कि बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा होगा और कुछ ऐसे होंगे जो इंटरव्यू गए बट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ. तो डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स को आपका क्या सॉर्ट ऑफ एडवाइस होगा फॉर फ्यूचर, प्लीज़? Yes, since I'm on this side, you must feel कि I'm saying because I cleared it up.
बट ट्रस्ट मी, आई हैव सीन लाइक मोर फेलियर्स देन द सक्सेसेस. लाइक अभी मैंने 4-5 एग्जाम्स क्लियर किए हैं, बट उससे पहले UPPCS का मेंस एक बार फेल किया है, प्रीलिम्स एक बार फेल किया है, इंटरव्यू एक बार फेल किया है, HCS का इंटरव्यू एक बार फेल किया है, UPSC का प्रीलिम्स 3 बार फेल किया है. एंड उसके बाद आई कैन से कि ओके ये सक्सेस हैं, बट आई रिमेंबर कि ये सब मैंने फेल किया है मोर देन आई कैन से कि ये सब मैंने पास किया है, बिकॉज that stayed with me. Every time failure के बाद I remember I cried. You also have the right to cry. But remember, if you want to actually clear it, you want to see your face in the mirror, like you want to, तो उसके लिए the next day just keep your books up and then go to library. That's what I did. So I did not stop. I remember कि there was no time in the last 4 years that after every failure I took a good break. I was like कि नहीं, मुझे library जाना है. And then I used to sit with myself, contemplate and then come back to that. Because I know कि मुझसे गलती हुई है. It's never like कि अगर आपको लगता है कि नहीं, if you sit and analyze कि ये mistakes हैं and then work on it, तो then it would bring result. तो it's just needs a talk with yourself only, क्योंकि आप बता पाओगे कि आपसे ये mistake हुई है. So that's what's up. Well, it was a pleasure interviewing you, Nudra. Thank you so much. Thank you so much for joining us at Study IQ. Thank you, sir. Thank you. you so much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.